डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज इस एक्सप्लेनर में हम हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। हाल ही में वेस्ट बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं और नतीजों के बाद जो स्थिति बनी है उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। देखिए, ये किसी पार्टी की जीत या हार का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन और परंपराओं के बीच का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो आइए इस नए और बेहद सीरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल क्या है? अगर चुनाव के बाद एक चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दे, तो क्या होता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि आम तौर पर होता यही है कि चुनाव हारने के बाद चीफ मिनिस्टर खुद इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रहस्य बन जाता है। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जब कोई पुरानी परंपरा टूटती है तो हमारा कानून आगे का रास्ता कैसे दिखाता है। इस अहम सवाल पर आने से पहले जरा चुनाव के आखिरी नताइज पर एक नज़र डालते हैं। यही इस पूरे मामले की बुनियाद है। 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली चुनाव में बीजेपी ने 207 सीट्स जीतकर एक क्लियर मेजॉरिटी हासिल की। दूसरी तरफ टीएमसी को 80 सीट्स मिली हैं। एक और ज़रूरी फैक्ट ये है कि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई हैं। नतीजे बिल्कुल क्लियर हैं और बस यहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। अब नतीजे आने के बाद जो बयान सामने आया उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हम हारे नहीं हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेमोक्रेटिक परंपरा के मुताबिक चुनाव के बाद आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हमेशा राजभवन जाते हैं और गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन इस बार इस कन्वेंशन को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। तो आखिर इस इनकार के पीछे टीएमसी का रुख क्या है? टीएमसी का दावा है कि ये चुनाव फेयर यानी निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पर चुनाव में सीधे तौर पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस चुनाव का विलेन तक कह दिया गया। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी अनाउंस किया है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया जाएगा और आगे के फैसले पार्टी में बातचीत के बाद लिए जाएंगे। ये उनका साफ स्टैंड है। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, कानून क्या कहता है? आइए इस राजनीतिक टकराव के कानूनी पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दो बेहद अहम आर्टिकल्स इस सिचुएशन को साफ करते हैं। एक तरफ है आर्टिकल 164। ये कहता है कि मिनिस्टर्स गवर्नर की मर्जी यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। और दूसरी तरफ है आर्टिकल 172। ये रूल बिल्कुल क्लियर कहता है कि किसी भी असेंबली का वक्त स्ट्रिक्टली 5 साल का होता है और एक दिन भी ज्यादा नहीं। इन दोनों आर्टिकल्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और उनके वक्त की आखिरी लिमिट आखिर क्या है। अगर आर्टिकल 16(4) को थोड़ा और गहराई से देखें तो टेक्निकली इस रूल के तहत गवर्नर के पास चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने का पावर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों ने ये तय किया है कि गवर्नर ये पावर अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें मनमानी से रोकने के लिए एड एंड एडवाइस यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह की ज़रूरत होती है। ये संविधान का एक बेहद ज़रूरी कानूनी बचाव है जो ताकत के गलत इस्तेमाल को रोकता है। तो फिर ऐसी डेडलॉक की स्थिति में गवर्नर की ताकत आखिर क्या होती है? चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए असेंबली का 5 साल का वक्त अभी बचा हुआ है और गवर्नर किसी दूसरे कैंडिडेट को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो सबसे अहम रास्ता होता है फ्लॉ टेस्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां दोनों साइड्स को हाउस में बैठकर ये साबित करना होता है कि उनके पास आधे से ज्यादा सिटिंग एमएलएस का सपोर्ट है। सीधे शब्दों में ये राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से असेंबली के अंदर होता है। लेकिन क्या हो अगर फ्लॉ टेस्ट के बाद भी बात ना बने या स्टेट में कोई स्थायी सरकार ही ना बन पाए? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आखिरी रास्ता देता है जो है आर्टिकल 356, जिसे आम भाषा में हम प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ध्यान रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे आखिरी हथियार है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब एक स्टेबल सरकार बनने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएं। अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी पर। यह बिल्कुल एक चलती हुई घड़ी की तरह है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बंगाल की करंट असेंबली का वक्त 8 मई 2021 को शुरू हुआ था और कानून के हिसाब से ये ठीक 7 मई को ऑफिशियली खत्म हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस तारीख के बाद पुरानी असेंबली का वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, फिर चाहे इस्तीफा दिया जाए या ना दिया जाए। इन सभी आंकड़ों और कानूनी नियमों को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आगे क्या होगा? आइए इन कानूनी कदमों को एक-एक करके देखते हैं। पहला कदम, 7 मई को मौजूदा असेंबली का वक्त अपने आप पूरा हो जाएगा। दूसरा कदम, उसके बाद गवर्नर लीगली इस्तीफे की मांग करेंगे और एक नई असेंबली बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। और तीसरा आखिरी कदम, जो नए एमएलएस चुनकर आए हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद एक नई सरकार चुनी जाएगी। ये संविधान का बनाया हुआ एक बिल्कुल साफ रास्ता है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही पड़ता है। दर्शकों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि जब राजनीति में ऐसी स्थिति आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना मददगार साबित होता है। लेकिन इस पूरे वाक़ये ने एक बात सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है। जब एक तरफ कानून हो और दूसरी तरफ राजनीतिक परंपराएं आमने सामने आ खड़ी हों, तो ऐसे में हमारे लोकतंत्र का आगे का रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति खुद तय करेगी। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।